लेखक बिकाऊ नहीं होता। सच्चा लेखक जो है वो दरबारी नहीं होता। वो तो दरबार के खिलाफ आवाज उठाएगा, दरबार के खिलाफ लड़ेगा। जो गद्य की परंपरा चली आ रही है, उस गद्य की परंपरा को आगे विकसित करने में राजस्थानी नाकाम रही है। जो कथा यात्रा हिंदी ने तय की है वो कथा यात्रा नहीं। कहानी जिस युग में सांवरदैया कहानी लिखा करते थे, उस सांवरदैया के युग में ही कहानी खड़ी है। ये है, अभी कोई नई मतलब का शैली नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि शायद राजस्थानी में वहीं पैर मारना ही मतलब है कि मारने का शौक है। आगे बढ़ता हुआ कोई देखना नहीं चाहता। ईर्ष्या बहुत है राजस्थानी में, टांग खींचाई बहुत है। अगर कोई आदमी आगे जाता है तो केकड़े वाली बात है, उसको टांग पकड़ के खींच लेते हैं। ये मैं कह रहा हूँ। तो साथियों, हम आ पहुंचे हैं परलिका में। परलिका साहित्य का, राजस्थानी साहित्य का, राजस्थानी भाषा के आंदोलन का गढ़ रहा है। इस गढ़ का निर्माण करने वाले, उसे बहुत मजबूत करने वाले आदमी के साथ आज मैं बैठा हूं। वो आदमी जिसके बारे में सूरतगढ़ आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्बोधक राजेश चड्डा ने कहा है कि जिस आदमी से तुम संवाद करने जा रहे हो वो वही है, उसकी कोई उपमा नहीं है। उसकी उपमा यही है कि वो आदमी वही है। और मैं व्यक्तिगत रूप से अगर उस इंसान को देखूं तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वो इंसान राजस्थानी साहित्य का कबीर भी है और प्रेमचंद भी। प्रेमचंद के होरी की ही तरह उनका होरी भी गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में उसने संघर्ष किया और गरीबी में ही मर गया, लेकिन एक परिवर्तन की आस लिए। कबीर ही की तरह वो प्रगतिशील सोच के हैं और बिल्कुल कबीर ही की तरह कठोर हैं, बिल्कुल शंका नहीं करते सच्चाई बयान करने में। साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थानी कहानी और कविता के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, शायद सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आदरणीय रामस्वरूप किसान की। तो सबसे पहला प्रश्न आदरणीय किसान जी से मेरा ये है कि जैसे तुलसीदास को उनकी पत्नी के उलाहने ने राम का भक्त बना दिया, या ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं कि किसी घटना की वजह से या किसी की प्रेरणा की वजह से कोई कवि बन गया या कोई कवि कहानीकार बन गया। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप किस चीज से प्रेरणा पाते हैं अपनी कहानियों और कविता? मेरे लेखन के लिए मैं किससे प्रेरित हुआ, इस सवाल का जवाब शायद मैं सही नहीं दे सकूंगा, क्योंकि लेखन जो है वो मेरा मानना यह है कि किसी से प्रेरित होकर के नहीं किया जाता। लेखन करने के लिए परिस्थितियां मजबूर करती हैं। जी बिल्कुल। जो आदमी हमेशा सुविधा में जिया है, सुविधा भोगी है, जिसने विपरीत परिस्थितियां देखी नहीं है, जिसने दर्द नहीं देखा है, जिसने उपेक्षा नहीं देखी है, जिसने प्रताड़ना नहीं सही है, जिसने अपमान नहीं सहा है, यानी जो विपरीत परिस्थितियों में नहीं जिया है, अनुकूल वातावरण जिसको मिला है, वो मेरे हिसाब से लेखक नहीं बन सकता। उसको जरूरत ही नहीं है लेखक। यानी भीतर से एक दबाव पड़ता है जी। वो दबाव सबसे ज्यादा प्रेरक होता है। आदमी जब गले तक भर जाता है विद्रूपताओं से, संघर्षों से, दुविधाओं से, विपरीत परिस्थितियों से, संकटों से, जब गले तक भर जाता है उन सारे संकटों के अनुभवों से, और वो अनुभव कहीं न कहीं उसे दबाव में लाता है, दबाव, अनुभवों का दबाव पड़ता है। इसलिए मैं अनुभव को
या इस दुनिया को देखने का जो सलीका है उसको सबसे ज्यादा प्रेरक मानता हूं। मैंने दुनिया देखी है और देखी नहीं, मैंने वो दुनिया जी है जिस दुनिया के लिए आदमी सृजन करने को मजबूर होता है, वो दुनिया जी है मैंने। लेखन का अर्थ ही एक लड़ाई है मेरे हिसाब से, और मैं तो लेखन के द्वारा हमेशा लड़ाई करता आया हूं। और वो लड़ाई किसके खिलाफ है और किसके पक्ष की लड़ाई है? इस पूरी दुनिया को मैं 3 भागों में बांटता हूं, 3 हिस्सों में बटी हुई है ये दुनिया। एक श्रमजीवी, एक परजीवी और एक सरकार। इस दुनिया के 3 हिस्से हैं। एक श्रमजीवी यानी श्रमिक, एक परजीवी यानी श्रम का भक्षण करने वाला, एक सरकार जो परजीवी की सहायता करने वाली। सरकार हमेशा परजीवी की सहायक रही है और सरकार परजीवी के निमित्त है, परजीवी को जिंदा रखने के लिए और श्रमिकों पर डंडा बरसाने के लिए सरकार का उद्भव हुआ है। सरकार को अगर मैं परजीवी, जिसका दूसरा मतलब है कि सम्मानजनक शब्द पूंजीवाद है, पूंजीपति। बिल्कुल। पूंजीपति की रक्षा के लिए, पूंजीपति को पनपाने के लिए, पूंजीपति को बढ़ाने के लिए सरकार का जन्म हुआ है। सरकार का मतलब ये है कि पूंजीपतियों के लिए श्रमिकों से काम करवाना, ये सरकार का सीधा सीधा अर्थ है। तो भाई मेरी लड़ाई तो, मैं तो श्रमिक वर्ग में पैदा हुआ हूं और परजीवियों से सीधी सीधी मेरी लड़ाई है। और जो परजीवियों का रक्षा कवच है, जिसको मैं सरकार कहता हूं, या परजीवी की मुनीम सरकार है, परजीवी की सेना सरकार है, आप इसको कोई भी शब्द दे सकते हैं, लेकिन पूंजीवाद का रक्षा कवच सरकार ही है, ये है। तो मेरी लड़ाई सीधी सीधी पूंजीवाद के डंडे या पूंजीवाद की सेना या पूंजीवाद का रक्षा कवच बनाम माने सरकार से मेरी लड़ाई है सीधी सीधी। और ये मेरी लड़ाई श्रमिक के पक्ष में होकर के, और मैं सरकार से लड़ रहा हूं। तो मतलब ये लड़ाई क्यों है, सर्जन क्यों पैदा होता है, मैं क्यों लिखता हूं, इसका जवाब है ये इसका जवाब है कि मैं श्रमिक हूं, मैं श्रम का अटूट हिस्सा हूं। मैंने दुनिया सिर्फ देखी नहीं है, ये विद्रूप दुनिया देखी नहीं, ये दुनिया जी है और मैं उस दुनिया का अटूट हिस्सा हूं। इसलिए दुश्मन का सीधा सीधा वार मेरे पर होता है, पूंजीपति का सीधा सीधा वार डायरेक्ट मेरे पर होता है, तो मेरे में से लेखन फूटता है। यही मेरी प्रेरणा है लेखन की। आपने जैसा कहा आपने दुनिया देखी है और आपकी लड़ाई श्रमिकों की लड़ाई, हाँ, श्रमिकों की लड़ाई है पूंजीवाद के खिलाफ। हाँ, तो एक आम आदमी होने के नाते जो बिल्कुल सुख शांति से अपना जीवन जीना चाहता है, मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूं कि श्रमिक वर्ग की ही लड़ाई क्यों? आप पूंजीवाद के समर्थक भी तो हो सकते थे, क्योंकि उससे तो बहुत सुविधाओं से आप अपना जीवन जी लेते। तो श्रमिक वर्ग का ही आपने प्रतिनिधित्व क्यों चुना? अगर कोई किसी पर हमला करेगा तो उसका जवाबी हमला तो होगा। इसलिए मैं खुद सर्वहारा था, मैं खुद श्रमिक हूँ, सर्वहारा हूँ, और सीधा सीधा वार मेरे पर जो पूंजीवाद का होता है या सरकार का होता है तो मैं उसका मुकाबला करता हूँ। इसलिए मेरी पक्षधरता सिद्धि यदि मतलब है कि सर्वहारा के पक्ष में है। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि आप सर्वहारा के पक्ष में ही क्यों लिखते हैं, तो मतलब ये है कि लेखन का उद्देश्य ही या कविता का उद्देश्य ही पीड़कों के पक्ष में, शोषितों के पक्ष में और दमितों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में खड़े होकर और शोषकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है। हाँ, लेखन का तो अर्थ ही यही है। लेकिन आजकल की जो परिस्थितियां हैं, आप ही का दिया वो शब्द इस्तेमाल करो कि जो पूंजीवादियों का जो रक्षा कवच है वो हर चीज को अपने भीतर समेट रहा है, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो लेखन। अगर कोई आदमी सवाल उठाने की कोशिश करता है तो या तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है या उसे अज्ञानी करार दे दिया जाता है।
लेकिन जो उनके पक्ष में है, मेरा जो पिछला सवाल था वो यही था कि जो उनके पक्ष में है वो एक बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं और वो जो है बहुत शायद संतुष्ट भी हैं। वो जो अरुण शहरिया मेरे गुरु हैं, उनका एक शेर मुझे याद आ गया कि इस तरह ये भी काम बन जाता, एक ऊंचा मकाम बन जाता, जी हजूरी जो आ गई होती, यारो अपना भी नाम बन जाता। तो हालांकि आपका बहुत बड़ा नाम है, आप राजस्थानी साहित्य में आपसे बड़ा आज के समय में तो कोई मौजूद नहीं है, लेकिन वो नाम जो सरकार आपको दे सकती थी, मैं समझता हूं कि अभी वो नाम आपको नहीं मिला। तो वही मैं बात आपसे फिर से पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा जवाब नहीं मिला कि आप सरकार के पक्ष में होकर भी तो संतुष्ट हो सकते थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे सामने जो शोषित वर्ग से आते हैं, लेकिन शोषक वर्ग से जुड़ने के बाद वो स्वयं भी शोषक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, आप ऐसा कर सकते थे। हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर सकता। आपने हाँ, लेकिन मेरी जमीर ने साथ नहीं दिया। हाँ, मेरे जमीर ने ये साथ नहीं दिया, मेरी संवेदनाओं ने साथ नहीं दिया, मेरी विश्व दृष्टि ने साथ नहीं दिया, और मेरे विवेक ने है और मेरे मानवतावाद ने, मेरे भीतर एक आदमी है, मानव है, वो अभी जिंदा है, अभी मरा नहीं है। वो मर जाएगा तो मैं उधर चला जाऊंगा, उस खेमे में, उस क्रूर खेमे में, उस दुश्मन खेमे में जिसको मैं कहता हूं, उस खेमे में मैं चला जाऊंगा। और लेखन के लिए सबसे पहली शर्त तो ये है कि आप किस ओर हो। हाँ, और ये शर्त तो लेखन के लिए क्या हर चीज के लिए जरूरी हो जाती है। अगर आप दो सांडों को लड़ते हुए देखेंगे तो एक की तरफ आपकी पक्षधरता होगी। अगर आप संवेदनशील हैं तो कमजोर सांड की ओर पक्षधरता होगी आपकी। दो व्यक्ति अगर लड़ रहे हैं तो आप पहचान जाएंगे भी कौन कमजोर है, कौन किसके साथ अन्याय हो रहा है। जिसके साथ अन्याय हो रहा है, मतलब जो अन्यायी है उसकी तरफ थोड़े ही होंगे आप, या जिसके साथ अन्याय हो रहा है पीड़ित की ओर आप होंगे, आपकी सिंपैथी होगी। अगर आप मानव हैं, अगर आप में संवेदना है, अगर आप आदमी हैं, अगर आप में संवेदना है, अगर आप में समझ है, अच्छे और बुरे की समझ है, तो आप स्वतः ही उस ओर हो जाएंगे जो पीड़ित है, जो शोषक है। और अगर आप में संवेदना नहीं है, अगर आप क्रूर हैं, अगर आप लालची हैं, अगर आप लोभी हैं, अगर आप शोषक हैं, अगर आप पूंजीवादी मनोवृत्ति के हैं, अगर आप सामंती हैं, क्या है, अगर आप फासिस्ट हैं, कुछ भी नाम दे सकता हूं, अगर आप मतलब है कि बेईमान हैं, चालाक हैं, चापलूस हैं, अगर आप हैं तो आप उधर जाएंगे, उस खेमे में जाएंगे। आप सरकार के साथ होंगे, आप पूंजीवाद के साथ होंगे, आप लाभ के साथ होंगे। मतलब जो ईमान रखता है थोड़ा सा, या जिसके पास थोड़ा सा जमीर है, या मैं यही कहूंगा कि लेखक अगर है ना, जिसके भीतर अगर लेखक है तो वो लाभों को ठुकराएगा। हाँ, लाभों के वशीभूत नहीं होगा, वो लाभ को ठुकराएगा। लेखक की पहली शर्त यह है कि उसमें स्वाभिमान होना चाहिए, और स्वाभिमान शर्त रखता है ईमानदारी की। अगर आप ईमानदार हो तो स्वाभिमान आएगा, ईमानदार नहीं हो तो स्वाभिमान नहीं आएगा आप में। तो स्वाभिमान जो है वो आपको कहीं झुकने नहीं देगा, वो आपको बिकने नहीं देगा। लेखक बिकाऊ नहीं होता। सच्चा लेखक जो है वो दरबारी नहीं होता, वो तो दरबार के खिलाफ आवाज उठाएगा, दरबार के खिलाफ लड़ेगा है। और ये जो लड़ाई लड़ने में भी एक संतोष मिलता है कि मेरी ये लड़ाई जो मैंने शुरू की है ये आगे जाकर के बड़ी जंग का रूप लेगी, और हमारा जो सपना है वो साकार होगा। यानी साम्यवाद का सपना लेकर के जो हम चले हैं, जो मार्क्स ने कहा है कि जिस दिन समानता आ जाएगी, समानता आने का अर्थ है वर्ग विहीनता आ जाएगी, वर्ग ही नहीं रहेगा। वर्ग कब नहीं रहेगा? जब लूटपाट बंद हो जाएगी, जब शोषक नहीं रहेगा तो शोषित नहीं रहेगा। और वो लूटपाट कब बंद होगी? जब समानता आ जाएगी। जब पड़ोसी के घर में वही सामान है जो मेरे घर में है, तो मैं क्यों चोरी करूंगा, मैं क्यों जाऊंगा वहां? जब वही टीवी पड़ोसी के घर में है, वही टेलीविजन मेरे है, तो मैं क्यों चोरने के लिए जाऊंगा?
जो वही खाना पड़ोसी को मिल रहा है, वही खाना मेरे को मिल रहा है, तो मैं क्यों झपटी मारूंगा उस खाने में? जब उतने ही पैसे पड़ोसी की जेब में है, उतने ही मेरी जेब में है, तो मैं क्यों पड़ोसी का गला रेतूंगा? जब वही मकान पड़ोसी का है, वही मकान मेरा है, तो मैं क्यों पड़ोसी के मकान पर दावा बोलूंगा? जब वही सुविधाएं मेरे पड़ोसी को मिल रही है, वही मेरे को मिल रही है, तो क्यों ईर्ष्या होगी पड़ोसी से? उस समय हमारी ईर्ष्या प्रकृति से होगी और प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा विदोहन करेंगे और हमारे बीच में एक समानता आ जाएगी। जब पानी समान हो जाता है ना कहीं, तो लहरें उठने से बंद हो जाती हैं, लहरें नहीं, तब शांति आती है। और शांति है वही हिंसा को खत्म करेगी, वही युद्धों को खत्म करेगी और वही भीतर के राक्षस को वो खत्म करेगी और इस धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। और उस समय सरकार की जरूरत नहीं रहेगी। जिस सरकार की बात मैं कर रहा हूं, जो सरकार आज पूंजीवाद का रक्षा कवच है, जो सरकार पूंजीवाद के हाथ की बंदूक है, जो सरकार पूंजीवाद का एक सैनिक है, जो सरकार पूंजीवाद का एक डंडा है, जो श्रमिक की पीठ पर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? कि ज्यादा से ज्यादा शोषण कराओ भैया। एक वर्ग जो हमारा है वो शोषण करने के लिए पैदा हुआ है, आप शोषण कराने के लिए पैदा हुए। वो सरकार लोप हो जाएगी, उस सरकार का सर्वनाश हो जाएगा, सरकार की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रेम ही प्रेम होगा, जब निजी स्वामित्व है, ये निजी स्वामित्व वाली जो चीज है ना, ये मानवता की दिमक है, ये प्रेम की दिमक है। मार्क्स में सबसे बड़ी खूबी ये है कि मार्क्स प्रेम के प्रवर्तक थे। मार्क्स प्रेम के और मानवतावाद के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। उसके बाद में वो समानता की बात करते हैं। सबसे पहले आदमी की बात करता है मार्क्स और सबसे पहले प्रेम की बात करता है। जब प्रेम आ जाएगा, प्रेम कब आएगा? समानता आएगी तब आएगा। समानता आने के दो भाई हैं, जितने दोनों भाई समान रहेंगे उतने उनमें प्रेम रहेगा और थोड़ी सी असमानता आते ही दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ये अनुभव है मेरा। तो इसलिए वो सरकार वाली चीज नहीं रहेगी। क्यों? सरकार की जब सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जब सारी लूटपाट खत्म हो जाएगी, जब सारी मतलब है कि गलाकाट प्रतियोगिताएं खत्म हो जाएगी, जब सारा निजी स्वामित्व ही खत्म हो जाएगा, एक सबके लिए सब सबके लिए हो जाएंगे और ये जो व्यष्टिवाद है वो समष्टिवाद में परिवर्तित हो जाएगा। उस दिन धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। उस दिन सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी। सरकार तो दखलंदाजी है, आदमी के विकास में दखलंदाजी है। सरकार है ही पूंजीपतियों के लिए, गरीबों के लिए। गरीबों को सरकार की क्या जरूरत है? गरीबों के लिए क्या करती है सरकार? गरीब तो खुद करते हैं। मैं बताऊं, ये बड़ा उल्टा है कि इसमें ये जो है ना, ये जो व्यवस्था, पूंजीवाद की व्यवस्था ने हमारे एक बड़ी चुंडी लगा रखी है कि इसमें जो दे रहा है वो तो ले रहा सा दिख रहा है। यानी दाता है, दाता जो है ना वो तो प्राप्त, मतलब दाता और मंगता कहूं क्या, मैं क्या कहूं उसको, याचक है। यहां जो दे रहा है वो तो याचक लग रहा है। यहां जो दाता है वो तो भिखारी, यहां जो दाता है ना वो तो भिखारी लग रहा है और जो भिखारी है वो दाता लग रहा है। उल्टा है, सारा का सारा उल्टा है कि एक बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता, सारा दिन बैठा रहता है और 200 बीघा जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है। क्यों कब्जा कर रखा है? क्योंकि सरकार ने कब्जा करा रखा है। सरकार ने कब्जा करा करके 200 बीघा जमीन एक आदमी के दे रखी है, बिल्कुल काम नहीं करता। 10 मुजारे काम करते हैं, 10 मुजारे अन्न पैदा करते हैं और उस अन्न को पैसों में कन्वर्ट करते हैं। अब आप बोलो कि दे हुए मुजारे रहे या वो दे रहा है? लगेगा ये कि वे लोग 10 आदमी उसकी मेहरबानी पर जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो आदमी 10 आदमियों की मेहरबानी पर जी रहा है। बिल्कुल, ये उल्टा सिस्टम है। ये जो सरकार है, इस सरकार ने और पूंजीवाद ने मिलकर के एक चुंडी लगा रखी है लोगों के। पैसा पैदा कौन करता है? पैसा तो मजदूरी पैदा करता है। अगर हम कहीं श्रम करेंगे, किसी क्षेत्र पर श्रम करेंगे, श्रम भी तो पैसे में कन्वर्ट होती है। इस पूरे के पूरे मकान को पैसा कह सकते हो आप। पैसा है ये किसने पैदा किया है? ये मजदूरों ने पैदा किया है पूरा का पूरा है। और एक आदमी आकर के और इसको हथिया लेगा, इसकी रकम दे देगा। ये घर है 5 लाख 10 लाख का घर है,
मैं उदाहरण देता हूँ, ये जो 10 लाख का घर है, ये मजदूरों ने पैदा किया है, पूरा का पूरा, सारी प्रक्रिया आप समझ लेना, मजदूरों ने पैदा किया है। अरे एक आदमी 20 लाख रुपए में इसे खरीद लेगा, ये 20 लाख रुपए ही तो मजदूरों ने पैदा किए हैं। पूरे पैसे वर्ल्ड की, इस दुनिया की पूरी करेंसी मजदूर का खून है, मजदूर का रक्त है। इसलिए मजदूर पैसे दे रहा है या सरकार पैसे दे रही है? सरकार कहती है आपने किसान का कर्जा माफ कर दिया यार, तो कितनी खतरनाक बात है। सरकार ने कर्जा माफ कर दिया। सरकार में जितने भी आदमी हैं वे हाथ से काम नहीं करते, वे दिमाग से काम करते हैं, सिर्फ चालाकी का काम करते हैं। शोषण का दिमाग से शोषण होता है। अगर आप फर्ज करो कि दिमाग से काम करने वाले पैदा हो जाएंगे और हाथ कोई हिलाएगा ही नहीं, ड्राइवर कह दे कि हम ड्राइवरी नहीं करेंगे, ड्राइवरी हाथ से होती है, तो यात्राएं संभव हो जाएंगी। किसान कह दे कि मैं हल नहीं चलाऊंगा, तो अन्न पैदा हो जाएगा। फैक्ट्री के अंदर मजदूर कह दे कि हम नहीं करेंगे, तो मैनेजर के दिमाग से फैक्ट्रियां चल जाएंगी, मालिक के दिमाग से फैक्ट्रियां चल जाएंगी। शोषण होता है जिसको मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य कहा है, सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू मजदूर पैदा करता है, अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य का अर्थ यह है कि एक किसान 5 लाख रुपए पैदा करता है, 5 लाख रुपए में से उसको उतना ही मिलता है जितने में वो जिंदा रह सके, बाकी सारा का सारा सरप्लस मूल्य पूंजीवाद में चला जाता है। पूंजीवाद फिर डिवाइड कर देती है, वो कुछ सरकार में चला जाता है। सरकार पूंजीवाद की एक मतलब है कि एजेंसी है। सरकार को तो मैं पूंजीवाद का मुनीम कहता हूं यार, ये है पूंजीवाद के मुनीम के सिवाय सरकार कुछ नहीं है। पूंजीवाद है सब कुछ, पूंजीपति है, पूंजीपतियों के इशारे से सरकार बनती है। जब सरकार मजबूत आती है, मजबूत सरकार का मतलब क्या होता है कि मजबूत डंडा, जो डंडा टूटे नहीं, पीठ पर मारते रहो जो डंडा टूटे नहीं, वो मजबूत डंडा होगा। मजबूत सरकार आती है तो पूंजीपति खुश होते हैं, पटाखे बजाते हैं, और जब कमजोर सरकार आती है तो पूंजीपति उदास होते हैं, क्योंकि डंडा कमजोर है। पीठ पर पड़ने वाला डंडा अगर मजबूत होगा तो पूंजीपतियों के घर में पटाखे बजेंगे। ऐसी सरकार चाहती है। अभी जो सरकार की मोदी कह रहा है कि मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार बनाओ। मैं ये कह रहा हूं कि मजबूर सरकार बनाओ, और अगर सरकार बिल्कुल ही नहीं बने, वो स्थिति अगर आ जाए तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। ये बात बिल्कुल। महात्मा गांधी ने कहा था, सरकार अनावश्यक और अनचाही बुराई है, इसे दुनिया से हट जाना चाहिए। किसान जी की बातों से हमने जाना। अगले सवाल पर बढ़ें इससे पहले आइए जान लेते हैं किसान जी के अनुज से, डॉक्टर सत्यनारायण सोनी से, कि वे क्या सोचते हैं रामस्वरूप किसान। रामस्वरूप किसान एक ऐसे समझदार लेखक का नाम है जिसे ये पता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। किसान जी जिस तरह से खेत में कड़ी मेहनत करते हैं, उतना ही साहित्य में भी पसते हैं। एक रचनाकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साहित्य लेखन एक बड़ी तपस्या का काम है, और किसान जी निश्चय ही एक बड़े तपस्वी हैं। उनका एक दोहा है कि माथो टेकूं उन पगा जिका टिके नित खेत, माथो टेकूं उन पगा जिका टिके नित खेत, टीको काडूं भाल पर चख चरणारी रेत। एक ऐसे रचनाकार जो खून पसीना एक मेक करते हैं खेत में, और उतना ही अगर आप उनको पढ़ते वक्त देखेंगे, लगातार हर रोज 10-10, 12-12 घंटे तक लगातार पढ़ने की क्षमता रखने वाले, और दुनिया के बड़े जो रचनाकार हैं, क्लासिकल जो रचनाकार हैं, उनका बहुत गहन अध्ययन करते हैं। तो किसान जी बहुत ही एक सुलझे हुए साहित्यकार का नाम है। जितनी अच्छी वो कहानियां लिखते हैं उतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, और ख़ास बात यह है कि उनका एक बड़ा पाठक वर्ग है। राजस्थानी में पाठक बनाने का जो काम विजयदान देथा ने किया, उसके बाद में मैं सोचता हूं कि रामस्वरूप किसान ने उसको और ज़्यादा विस्तार दिया। आज पंजाब में और हरियाणा में भी
किसान जी के बहुत अच्छे पाठक हैं और उनकी पंजाबी सहित अन्य अंग्रेजी में, उड़िया में, तमिल में, गुजराती में, उर्दू में, बहुत सारी भाषाओं में उनकी कहानियां और कविताओं के अनुवाद हुए हैं। ऐसे रचनाकार विरले होते हैं। किसान जी, अगला प्रश्न आपसे मेरा ये है कि आपने काफी कुछ लिखा है और उसमें आपके 3 कहानी संग्रह हैं, एक लघु कथा संग्रह है, 3 काव्य संग्रह है, अनुवाद खूब हुआ है आपका हिंदी में प्रक्रिया चल रही है। आप कथेसर जो राजस्थानी भाषा की सबसे सम्मानित पत्रिकाओं में गिनी जाती है उसके आप संपादक हैं और सम्मानों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है इनामात की। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक सामान्य रचनाकार को, मुझ जैसे किसी नए लिखने वाले को या मुझसे जो उम्र में बड़े हैं वो जो सामान्य रचनाकार हैं, उन्हें रामस्वरूप किसान होने के लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है और आपने क्या तैयारी की? भाई, रामस्वरूप किसान होने के लिए तैयारी, ये तो आप मेरे को ज़्यादा बिरदा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कोई बड़ा तीर मार लिया है। मैं तो अभी मेहनत कर रहा हूँ और मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं तो साहित्य का एक छात्र हूँ। इसका सबसे मैं खुलासा आपके सामने कर दूँ, वो इस प्रकार है कि मैंने जब से लिखना शुरू किया है वो एक सतत यात्रा है लेखन की। मेरा लेखन थमा हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। मैंने कम से कम 20 साल तो रियाज में निकाले हैं। अगर सही मायने में मैं मेरी रचना प्रक्रिया के बारे में बताऊं तो मैंने 20 साल रियाज में निकाल दिए। 20 साल कोई आदमी रियाज नहीं करता। 20 साल तक मैंने लेखक, अपने आप को लेखक नए मान करके और लेखक बनने की कोशिश में लगा दिए 20 वर्ष। उस 20 वर्ष के दौरान मैंने क्या क्या किया कि मैंने हिंदी के प्रतिनिधि रचनाकारों को पढ़ा, दुनिया के प्रतिनिधि रचनाकारों को मैंने पढ़ा और भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि रचनाकारों को पढ़ा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, तक्षशिला शिवशंकर पिल्ले है, इन जैसे लोगों को। और बीच बीच में मैं लिखता भी रहा। कविता से शुरुआत होती है मेरी लेखन की, गद्य से नहीं की मैंने। और ये मैं मेरे लिए शुभ मानता हूँ, या फिर ऑटोमेटिक ये बात बन गई कि कविता से शुरुआत होनी चाहिए गद्य लेखन की। अगर आप अच्छे गद्य लेखक बनना चाहते हैं तो आपको कविता से शुरुआत करनी चाहिए। अच्छे गद्य सृजन के लिए कविता में रियाज करना चाहिए आपको उसका। ये मैंने बड़े राइटरों से बाद में ये रियाज मैंने कर लिया, लेकिन संजोग ऐसा बैठा है कि मैं तुलना करता रहता हूँ। मैं दुनिया के महान राइटरों से मेरी तुलना करता रहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उनसे बड़ा हूँ या बड़ा नहीं, बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे नहीं। अगर आप अपने आप की किसी बड़े कलाकार से अगर तुलना नहीं करोगे तो आप कला में तरक्की नहीं पा सकोगे। ये मेरा दावा है। इसलिए मैं अपने आप को नापता रहता हूँ, कभी टैगोर से नापता रहता हूँ, कभी अपने आप को गोरकी से नापता रहता हूँ, कभी चेखव से नापता रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके अभी तक मतलब उनसे आगे निकल गया या उनके कहा हूँ, लेकिन मैं नापता रहता हूँ अपने आप को कि तुम कहाँ से हैं उसके उनके। तो मैं अगर उन बड़े महान लेखकों के बॉडी के आधे में अगर आया हूं, आधे कद में, तो मैं मेरी उपलब्धि मानता हूं। तो उस नापने की प्रक्रिया में मैं क्या करता रहता हूं कि वही रियाज वाली बात है, लिखने की रियाज चलता है। तो 20 साल, मैं फिर बात कर रहा हूं कि 20 साल मेरे पूरे रियाज में चले गए, कविता में किया। उसके बाद में मैंने लिखना जो शुरू किया, विधिवत लिखना जो शुरू किया, वो राजस्थानी से लिखना शुरू किया। अब राजस्थानी से मैंने लिखना शुरू किया तो धीरे धीरे मैंने जहां से मैंने मतलब है कि कलम उठाई थी, उस दौर से लेकर के आज तक का दौर जो है वो मेरी एक यात्रा ही है।
अलग अलग पड़ाव है। मेरी हर किताब दूसरी की, मेरी हर आने वाली किताब वो पहली किताब से आगे है। ये है मेरी रचना प्रक्रिया, चाहे वो कहानी के क्षेत्र में है, चाहे वो कविता के क्षेत्र में है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि नए लेखकों को आप क्या देना चाहते हैं, मैं तो अभी लेने की मतलब है कि स्थिति में हूँ, लेने की स्थिति में हूँ, लेने की सिचुएशन है मेरी, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ, मैं देने की स्थिति में नहीं आया हूँ। किसान जी की बात सुन के पंजाबी के मशहूर गायक गीतकार गुरदास मान साहब की दो पंक्तियां मुझे याद आ गई कि सुन दी मैं मरियां लख करोड़, जिसनु सुनना आ गया उन बोलन दी लोड़। या इसी गीत का एक और भी बंद है, उन्होंने लिखा कि मैं बकरे दी मार के तुम्बा खल मरोड़, जब तक मैं ना मरे तुम बोले। किसान जी वाकई में इतने, मैं बिना किसी संकोच के, आप ये समझ सकते हैं, ये कतई चापलूसी जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उर्दू के क्षेत्र का हूं, किसान जी राजस्थानी भाषा के, सिवाय उनके अनुभव के मुझे कुछ नहीं मिल सकता किसान जी से। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा, आप भी ये बात समझेंगे कि रामस्वरूप किसान से बड़ा राजस्थानी साहित्यकार आज के समय में हमारे सामने मौजूद नहीं है। और इसी के साथ मैं अगले सवाल पर बढ़ना चाहता हूं। किसान जी, अगला सवाल मेरा ये है कि एक मेरे जीवन में बड़े विद्वान आदमी हैं, आदरणीय राजेश चड्डा, वो कहते हैं कि जो इज्म जो है, या जो मतलब एक जो विचारधारा विशेष है, वो आप उसे मानिए, लेकिन आप किसी विचारधारा विशेष में बंधकर लिख नहीं सकते। लेकिन आप प्रोग्रेसिव विचारधारा से हैं, आप प्रगतिशील विचारधारा से हैं, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हाँ, ये सवाल जो है ना, राजेश चड्डा ने बहुत बढ़िया उपयुक्त सवाल किया है। विचारधारा के बगैर तो आप लिख नहीं सकते। विचारधारा तय करती है कि आप किस ओर हैं। इस प्रश्न का जवाब है विचारधारा। मुक्ति बोध ने कहा है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता, आपको एक तरफ होना पड़ेगा। अगर आप पूंजीवादी हैं, मैं उनसे, मैं जो पूंजीवादी लेखन है जो कर रहे हैं ना, पूंजीवादी लेखन कर रहे हैं, या आपने जो कहा था कि भाई सर्वहारा के विरुद्ध में भी लिखा जा सकता है, आपका आशय था वो, हाँ। कि उसमें नहीं, इस सर्वहारा के विरोध में जो लोग जो मतलब है कि भाई जो तटस्थ है वे सर्वहारा के विरोध में लिख रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग तटस्थ हैं, किस ओर भी नहीं है, वे सर्वहारा के विरोध में लिख रहे हैं। जो पूंजीवाद के विरोध में नहीं लिख रहे, वो सर्वहारा के विरोध में लिख रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बिल्कुल भी मतलब है कि नहीं, मतलब है कि नकारता। मैं उन लोगों को कोई उपालम नहीं देना चाहता, कोई ओळमा नहीं देना चाहता, जो लोग पूंजीवाद के पक्ष में खड़े होकर के मतलब है कि सर्वहारा के विरुद्ध में लिख रहे, क्योंकि उनका खेमा है, वो उनका खेमा है, और वो सर्वहारा के विरुद्ध में लड़ेंगे। तो भाई दो वर्गों की लड़ाई है, सर्वहारा और पूंजीवाद, वो तो लड़ेंगे, वो तो लिखेंगे उनके पक्ष में। लेकिन विचारधारा जो है ना, वो लेखन के लिए बहुत जरूरी है। विचारधारा ये तय करती है कि आप किस ओर हैं। लेकिन विचारधारा को काम में लेने का एक हुनर आना चाहिए, विचारधारा को काम में लेने का एक हुनर आना चाहिए, एक तरीका आना चाहिए, कला आनी चाहिए उसको काम में लेने की। वो कला ये है कि सृजन जो है, सृजन कोई विचारधारा को प्रक्षेपित करने की मिसाइल नहीं है। सृजन विचारधारा को विचारधारा प्रेक्षण की कोई मिसाइल नहीं है। सृजन कोई बंदूक नहीं है जो विचारधारा की गोली चला दे, वो गलत है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप गलत कर रहे हैं। किसी विचारधारा या किसी चिंतन या किसी आइजम को लेकर के और कोई रचना नहीं लिखी जा सकती, वो रचना ही नहीं है। वो तो सबसे मैं उसको अनैतिकता मानता हूँ, वो अश्लीलता है। अनैतिकता नहीं है, वो एक अश्लीलता है। अगर आप अपनी कविता को नारा बना देते हैं तो वो कविता नहीं है।
मतलब कविता हो चाहे कहानी हो, यानी रचना के भीतर से सृजन फूटना चाहिए, चिंतन फूटना चाहिए, विचारधारा फूटनी चाहिए। कलाकार में, कवि में और साहित्यकार में वो हुनर होना चाहिए जिससे उसकी रचना के भीतर से कोई चिंतन या आइजम या विचारधारा फूटे। ये है, इसीलिए तो कहा है, बड़े विचारकों ने या बड़े साहित्यकारों ने ये भी कहा है कि रचना में से निकला हुआ चिंतन या विचारधारा, रचना में से निकली हुई विचारधारा जितनी टकसाली और विश्वस्त होती है, वो विशुद्ध चिंतकों की या विशुद्ध विचारकों की विचारधाराएं उतनी विचार उतने टकसाली नहीं होते, प्रमाणिक नहीं होते। अगर किसी कहानी में से कोई चिंतन निकलता है वो प्रमाणिक चिंतन है, और अगर किसी चिंतक ने कोई चिंतन दिया है वो प्रमाणिक होना जरूरी नहीं है, चाहे वो नीत्शे हो, चाहे वो मतलब है कि चारवाक हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार का चिंतक हो, चाहे वो अगर शुद्ध, कहने का मतलब शुद्ध चिंतन जो होता है ना, वो चिंतन उतना प्रमाणिक नहीं है जितना चिंतन आपकी रचनाओं में से निकलता है। इसलिए मेरी तो हर रचना के भीतर से चिंतन निकलता है। ये है। किसान जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आज आप राजस्थानी भाषा के साहित्य को किस मोड़ पर खड़ा पाते हैं? आपके विचार से राजस्थानी साहित्य का स्तर क्या है, हालात क्या है? राजस्थानी साहित्य का स्तर अगर सारी विधाओं को अगर लिया जाए तो मेरे हिसाब से कोई पूरा संतोषजनक नहीं है। जब इसकी तुलना में अगर कहानी के क्षेत्र में लें, राजस्थानी का कविता साहित्य जो है ना, उसको मैं संतोषजनक मानता हूँ। राजस्थानी कविता जो है वो वास्तव में हिंदी कविता से भी ओढ़ लेती है और अन्य भारतीय कविताओं से ओढ़ लेती है। और राजस्थानी का गद्य जो पुराना जो गद्य है, कितने हजार साल पुराना है, वो हजारों साल पुराना कह सकता हूँ मैं, जो गद्य की परंपरा चली आ रही है, उस गद्य की परंपरा को आगे विकसित करने में राजस्थानी नाकाम रही है। हिंदी के अंदर कहानी अपने अनेक पड़ावों को पार करते हुए जिस पड़ाव पर आज खड़ी है, राजस्थानी कहानी वहां नहीं खड़ी है। राजस्थानी कहानी पीछे है। हिंदी नाटक जो आज अनेक पड़ावों को पार करते हुए जिस पड़ाव पर खड़ा है, आज राजस्थानी नाटक तो उसके पासंग में चले जाते हैं। उसके बाद में अगर हम लें उपन्यास की बात, तो उपन्यास राजस्थानी में कोई ऐसा उपन्यास नहीं है कि जिसकी चर्चा हम बड़े मंच से कर सकें। ऐसा उपन्यास अभी तक राजस्थानी में नहीं आया। सिर्फ गिनाने के योग्य लायक हैं, पैरों पर गिना सकते हैं हम। जब कहीं टीवी पर इंटरव्यू देना हो तो उनकी संख्या गिना सकते हैं, नाम गिना सकते हैं, लेकिन किसी भाषा से और लेने लायक कोई उपन्यास नहीं लिखा है किसी ने। कहानी की बात अगर राजस्थानी की जाए तो वो जिसको हम कथा यात्रा कहें, जो कथा यात्रा हिंदी ने तय की है, वो कथा यात्रा नहीं। कहानी जिस युग में सांवरदैया कहानी लिखा करते थे, उस सांवरदैया के युग में ही कहानी खड़ी है। ये है, अभी कोई नई मतलब कि शैली नहीं आई है, नया तरीका कहानी में नहीं आया है। इस तरह से हिंदी के अंदर निर्मल वर्मा ने कहानी को एक नया रूप दिया है। उसके बाद में उदय प्रकाश ने कहानी को एक नया रूप दिया है, और भी बहुत मतलब के कहानीकार हैं, गिनाए जा सकते हैं। उस तरह की बात राजस्थानी में अभी तक नहीं है, लेकिन कहानीकार हैं। कोई कहानी को आगे बढ़ाने वाला निकल जाएगा, ऐसी आस है मुझे। तो आपको ऐसा लगता है? मैं और बताऊं इसमें एक बात, मैं बेबाकी से कहूंगा, वो बात मैं कहना चाहता हूं कि मैंने प्रयास किया था, और वो प्रयास मेरा
5 कहानियों के रूप में मेरी पत्रिका में छपा था। और उस प्रयास की अच्छी प्रतिक्रियाएं हिंदी के बड़े बड़े लेखकों से आई थी। शिव मूर्ति जी ने मेरे को मतलब फोन करके और कहानी त्रिभुज की बड़ी प्रशंसा की थी, उसके एक एक कोने की है। उसके बाद एक अमृतलाल जी हैं, यहाँ के हरियाणा के कहानीकार हैं, कवि हैं, उनका फोन भी मेरे पास आया था। यानी वो कहानियां हिंदी में अनुदित होने के बाद में अनुवाद में मैं मानता हूं कि कुछ न कुछ मरता है कहानी का। बिल्कुल, अनुवाद में कहानी का कुछ न कुछ मरता है। मेरी 5 कहानियों में से 3 कहानियों का अनुवाद हो चुका है और वो छप भी चुकी हैं। ये कहानी हिंदी में उनकी चर्चा है, लेकिन राजस्थानी में कोई चर्चा नहीं है। यानी मैंने कुछ आगे बढ़ने का मैंने साहस किया। पूरी राजस्थानी कहानी के अंदर एक अलग कालखंड रचा है मैंने, मैं कह रहा हूं वो अलग कालखंड है 5 कहानियों के रूप में। लेकिन चारों ओर पूरे राजस्थान में सुई पटक सन्नाटा रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, एकदम खामोशी छा गई सब ओर। किसी ने पत्थर तो क्या, किसी ने जबान तक मंच से नहीं कही उन 5 कहानियों के बारे में। लेकिन वो 5 कहानी आज भी मेरी राजस्थानी की पूरी यात्रा को आगे ले जाने वाली कहानी है। उनसे आगे अभी तक कोई आदमी नहीं बढ़ा है। ये क्या, इसका मतलब ये है कि शायद राजस्थानी में वहीं पैर मारना ही मतलब है कि मारने का शौक है, आगे बढ़ता हुआ कोई देखना नहीं चाहता। ईर्ष्या बहुत है राजस्थानी में, टांग खींचाई बहुत है। अगर कोई आदमी आगे जाता है तो केकड़े वाली बात है, उसको टांग पकड़ के खींच लेते हैं। ये मैं कह रहा हूँ। मेरी कहानियों पर किसी राजस्थानी के किसी लेखक ने प्रतिक्रिया नहीं दी। ये 5 कहानियां कथेसर में छपी थी, सब जगह मौन छाया रहा। राजस्थानी साहित्य में भी जो स्त्री विमर्श है या जो दलित विमर्श है, इस तरह के विमर्शों और वादों ने प्रवेश कर लिया है और वो उसे प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, वो तो होना चाहिए। अगर विमर्श आ रहे हैं, अगर दलित विमर्श आ रहा है, अगर स्त्री विमर्श आ रहा है, तो वो शुभ संकेत है। और उनकी शुरुआत ही हमारे द्वारा ही हुई है, कथेसर में ही हमने की है वो शुरुआत ही है। और वो शुरुआत की है और वही लोगों के पचा नहीं है। दलित विमर्श पर जो अंक निकला है उस पर बड़े फोन आए हैं हमारे पास में, रो रहे हैं। फोनों पर मतलब है कि धमकियां दी गई है कि आपने तो ब्राह्मणों के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आप सवर्णों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप दलितों के सींग बढ़ा रहे हैं, आपने साहित्य में ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, इन्हें साहित्य को अछूत बना दिया। ऐसी मानसिकता हो गई है उन लोगों की। हाँ, वो गले नहीं उतरा है। हाँ। दलित अंक गले नहीं उतरा लोगों के। कथेसर के जिस दलित अंक की चर्चा आदरणीय किसान जी ने की, उसी दलित अंक के एक प्रतिभाशाली लेखक राजू सारसर राज का राजस्थानी कथा संग्रह जुक्ति आया है। और निसंदेह ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ना राजू जी को ये बात स्वीकारने में होगा कि उनके कद को बढ़ाने में आदरणीय किसान जी और उनकी पत्रिका कथेसर बहुत। अगला सवाल किसान जी मेरा कथेसर से ही जुड़ा हुआ है। आप कथेसर के एक लंबे समय से संपादक रहे हैं। आपकी दृष्टि से एक संपादक की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या आप उन्हें निभाने में सफल रहे हैं? पत्रिका निकालने का अर्थ ये है कि जन को सचेत करना, जन चेतना के लिए पत्रिकाएं निकाली जाती हैं। जनता को अंधेरे से रोशनी में लाने का काम अगर कोई पत्रिका करती है तो वो पत्रिका का धर्म है। और ऐसी पत्रिका अगर कोई संपादक निकालता है तो वो अपने संपादक धर्म को भी निभा रहा है। अगर कोई पत्रिका है वो प्रकाश पैदा करने की बजाय अंधेरा पैदा कर रही है तो वो कोई पत्रिका नहीं है। इसलिए संपादक को बड़ा सचेत होना पड़ता है। रचना चयन के क्षेत्र में उसको बड़ा निर्मम बनना पड़ता है। लोगों की नाराजगी सहन करनी पड़ती है। अगर सबको एक साथ लेकर के चलने का नज़रिया अगर किसी लेखक का हो जाए, या अगर ऐसा सोचे कि संपादक ऐसा सबको राजी करने वाला रवैया संपादक अपनाए, तो उस कहानी को वो कचरा पात्र बना देगा।
उस पत्रिका को कचरा पात्र बना देगा, वो पत्रिका नहीं रहेगी। पत्रिका के अंदर भी संपादक को प्रतिबद्ध होकर के काम करना पड़ता है। अगर प्रतिबद्धता संपादक में नहीं है तो वो पत्रिका भी जन चेतना के बजाय जन को सुहाने का काम करेगी। किसान जी, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपको चाहने वाले, आपको पढ़ने वाले, सुनने वाले तो हर भाषा के, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन आपने व्यक्तिगत रूप से किस रचनाकार को, चाहे वो किसी भी भाषा को, किस रचनाकार को पसंद किया? मैं किस लेखक को पसंद करता हूँ, तो लेखक भी अगर लेखकों को मतलब विधा के अनुसार बांटें तो कविता और गद्य में लेखकों की दो श्रेणियाँ हो जाती हैं। गद्य में मैं प्रेमचंद की कहानियाँ, क्योंकि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की शुरुआत की है, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को एक रास्ता दिखाया है। प्रेमचंद से हिंदी कहानी का उद्भव होता है। बिल्कुल। और हिंदी कहानी का प्रेमचंद से उद्भव होकर के और अनेक पड़ावों से होता हुआ जी। और वो उदय प्रकाश तक की यात्रा मानता हूँ मैं। हाँ। इसके अंदर प्रेमचंद को भी मैं पसंद करता हूँ। प्रेमचंद की अनेक कहानियाँ हैं जी। कुछ कहानियाँ जो हैं वो लाजवाब हैं। जिस तरह से प्रेमचंद की कफन कहानी है, बिल्कुल। प्रेमचंद की अलखू वाली वो पूस की रात कहानी है, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी है। और एक प्रेमचंद की जो है वो ठाकुर का कुआं है। ये लाजवाब कहानियाँ हैं। इसके अलावा गुल्ली डंडा कहानी है, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, वो कहानी भी प्रेमचंद की। नमक का दारोगा है, बूढ़ी काकी है। इस तरह की कहानियां हैं, वो मेरे को हमेशा प्रभावित करती रही हैं। उसके बाद में प्रेमचंद युग के बाद में एक कहानी का दूसरा युग आता है। उसमें कहानी का शिल्प भी बदलता है, कहानी के सरोकार भी बदलते हैं। कहानी सूक्ष्म ज़्यादा होती है। वो अज्ञे के पास में आकर की कहानी होती है, अज्ञे की सेव और देव। इस तरह की कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। अमृतलाल नागर की एटम बम कहानी है, जो दूसरे महायुद्ध को बड़ी संजीदगी से अभिव्यक्त करती है। इस तरह की कहानियां हैं। उसके बाद में जोक और ज़िंदगी कहानी है, बहुत बेहतर कहानी है। और इसी तरह से अगर हम हिंदी कहानियों की बात करें तो उसके बाद के दौर में है, मतलब है कि कहानी को एक नया, जिसमें हम भाषा से खेलने का जो एक तरीका है, वो हम इसमें निर्मल वर्मा में पाते हैं। निर्मल वर्मा की जो कहानियाँ हैं वे अलग तरह की कहानियाँ हैं, उसमें अलग शिल्प है। अमरकांत की कहानी है जिंदगी और जोक में बताऊँ, बहुत 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 बढ़िया कहानी। उसमें एक अलग तरह का करैक्टर है और एक अलग तरह का शिल्प है। उस कहानी के अंदर एक बहुत ही ऐसा करैक्टर पैदा किया है जो एक अद्भुत करैक्टर है, जिसका पूरा समाज उस करैक्टर को, उस चरित्र को बरतता है, पूरा समाज। और उसके बाद में कहानियों के सिलसिले में निर्मल वर्मा की कहानियां हैं, वो मेरे को बड़ी प्रभावित करती रही हैं। उसके बाद इसकी जो उदय प्रकाश की कहानियां हैं, नीली छतरी वाली लड़की है, या फिर वारेन हेस्टिंग्स का सांड है, या फिर एक कहानी है नेल कटर नाम की कहानी है। ये कहानियाँ बहुत ऊंचे दर्जे की कहानियाँ हैं। और उसके बाद में भी अब नई पीढ़ी के कथाकार हैं, वो कहानियाँ लिख रहे हैं हिंदी में। इसी तरह के से अगर विश्व स्तर पर अगर कहानियों ने मुझे मुतासिर किया है तो वो सबसे ज़्यादा चेखव की कहानियों से मैं ज़्यादा मतलब है, चेखव को मैंने पढ़ा है, चेखव की कहानियों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। गोरकी की कहानियाँ मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। गोरकी का माँ उपन्यास है, उसका मेरे पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। गोरकी की 3 खंडों में आत्मकथा है। उस आत्मकथा को पढ़ करके मुझे ये महसूस हुआ कि श्रम में से
जो लेखन निकलता है, हाँ। लेखन वास्तव में लेखन की भूमि है, वो श्रम है। बिल्कुल। श्रम की भूमि से लेखक का पौधा पनप करके जितना बड़ा वृक्ष बन सकता है उतना किसी और क्षेत्र से नहीं बन सकता। जी। इस तरह के लेखकों को मैंने पढ़ा है। तो जैसा आपने कहा कि श्रम से जो सृजन उत्पन्न होता है वही श्रेष्ठ है, तो आप खुद भी हाँ। खेती करते हैं, किसान हैं, तो मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि मैंने आपके किसी इंटरव्यू में सुना था, आपने कहा कि खेती मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा अलग है कि आपको ज़्यादा पसंद क्या है, हाँ। खेती या आपका काव्य कर्म? भाई खेती तो इसलिए पसंद है कि खेती से मेरी जीविका चलती है। जी। भारतीय लेखक के सामने सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसे दो स्तर पर लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। कि साहित्य उसको रोटी नहीं दे सकता, ये ट्रेजेडी भारतीय लेखक के सामने ही है। जी। मैंने सुना है कि फॉरेन के लेखकों की जीविका भी उसका लेखन ही देता है, लेकिन यहाँ ये ट्रेजेडी है कि जीविका के लिए यानी रोजगार के लिए अलग मोर्चे पर काम करना पड़ता है, और कला का मोर्चा जो है उसे रोजगार नहीं दे सकता। इसलिए ये मेरी मजबूरी है कि भाई इसे आप संयोग कह सकते हैं कि मैं तो ऐसी धरती से निकला हूँ, जिस तरह से प्रेमचंद ने एक जगह कहा है ना, यहाँ प्रेमचंद वाली बात मैं कहता हूँ, प्रेमचंद ने एक जगह कहा है कि संयोग से मैं गरीब घर में पैदा हुआ, अगर मैं किसी पूंजीपति घर में या किसी बड़े घर में अगर पैदा होता तो मैं भी बेईमान बन जाता, मैं भी चालाक बन जाता। चालाकियों, बेईमानियों और चापलूसियों से मैं संयोग ने मुझे बचाया है। तो ये संयोग मान लो कि मेरा जन्म एक खेती खड़ परिवार में हुआ, मेरा जन्म एक कृषक के घर हुआ, जहाँ से मुझे श्रम में से साहित्य उत्पादन करने का मौका मिला। श्रम क्षेत्र जो है ना, वो साहित्य का सबसे उर्वरक क्षेत्र है। बिल्कुल। श्रम क्षेत्र में से जितनी बड़ी रचनाएं निकली है ना, उतनी बड़ी रचनाएं और दूसरे क्षेत्रों में नहीं निकली है। एयर कंडीशनर में बैठ करके आदमी गांव के किसान की बात नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता। गांव को अगर चित्रित करना है तो गांव में रहना पड़ेगा, और गांव को अगर चित्रित करना पड़ रहा है तो गांव को जीना पड़ेगा। एक किसान को अगर चित्रित करना है तो किसान बन करके ही चित्रित हो सकता है। मुझे जितना मतलब मजदूर और किसान के संकटों का या दुखों का, उनके दुख सुख का, उनके पूरे जीवन का जितना मेरे को पता है, उतना पता शायद महानगर में रहने वाले बड़े महानगर में रहने वाले लेखक को नहीं है, क्योंकि उसका दोष ही नहीं है, बेचारे ने देखा ही नहीं है। मैंने तो भोग करके देखा है, और भोगा हुआ यथार्थ जो है, जो मैंने जिया है, वही लिखा है। ये कविताएं जो है, ये पूरी कहानियां हैं, इनको मैं मेरे जीवन की प्रतिलिपि कह सकता हूँ, मेरे जीवन की फोटोकॉपी है। बिल्कुल। तो मेरे साथ में ये सुविधा है, ये सुविधा है मेरे लिए कि मैं मतलब है कि एक खेती करने वाले परिवार से मतलब है कि पैदा हुआ और वहाँ मैं सर्जन करता हूँ। आखिर में चलते चलते किसान जी, आपकी कोई भी आप जो कविता एक हमारे दर्शकों के लिए अगर आप सुना दें तो। हाँ, मैं एक छोटी सी कविता पेश करूँगा, मुर्गो कविता। जी। मुर्गो काज खावे और मुर्गे न खावे आदमी, मुर्गो काज खावे और मुर्गे न खावे आदमी, तो ये आदमी अचम्भो करे, अरे मुर्गो काज खावे। हाँ, क्या बात। दूसरी कुत्ता और आदमी, एक कविता और है छोटी। जी। कुत्ता भूसे आदमी दखल माने ललकारे, कुत्ता भूसे आदमी दखल माने ललकारे, आदमी भूसे कुत्ता सामी देखे। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। तो साथियों, ये थे आदरणीय रामस्वरूप किसान। जैसा मैंने इनका परिचय दिया था, मुझे यकीन है कि आपको भी विश्वास हो गया होगा कि मैं सही था। जैसा मैं इनसे पहले भी कह रहा था कि इनका बड़प्पन इतना बड़ा है कि हमें ये महसूस ही नहीं होने देते कि ये बहुत बड़े हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें संभाला है जैसे हम इन्हीं के अंश हों, और इन्हीं में ये हम में समाहित हैं या हम इनमें समाहित हैं। और निसंदेह राजस्थानी भाषा को, राजस्थान को और
सभी साहित्य प्रेमियों को रामस्वरूप किसान के होने पर गर्व है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय रामस्वरूप किसान का, वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमसे बातचीत की, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।